हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम जेईई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। जेईई मेंस के पीवाईक्यू सीरीज में फिजिक्स में हम इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये अभी हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। 1 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्मॉल पॉइंट मास कैरिंग सम पॉजिटिव चार्ज ऑन इट ओके इज रिलीज्ड फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल। देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड in this region in the horizontal direction. Which of the following options then correctly describe the trajectory of the mass? Trajectory of the mass हमसे पूछा है, मतलब कि हमसे चार्ज पार्टिकल जो है उसका पाथ वो हमें डिस्क्राइब करना है by using some mathematical equations। और उन इक्वेशंस के बेस पर हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि इन गिवन ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ करेक्टली मोशन को डिस्क्राइब करता है, कौन सा ग्राफ सही है मतलब। ओके, तो हमें इसे करना कैसे है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जब चार्ज पार्टिकल को हमने रिलीज करा तो चार्ज पार्टिकल एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, और हमें ये एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। और फिर एक्स और वाई को रीयूज करके और फिर हमें एक इक्वेशन बनाना है। उस इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि पाथ कैसा होगा, कौन सा ग्राफ यहाँ पे करेक्टली डिस्क्राइब करता है। तो चलिए देखिए, लेट अस सपोज ये टेबल है जिसके एज से हमने चार्ज पार्टिकल को रिलीज करा है। चार्ज पार्टिकल का मास m और चार्ज q है। ओके, एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर। ओके, तो यहां पर हॉरिजॉन्टली इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा QE और वर्टिकल डायरेक्शन में इस पर वेट काम करेगा mg। ठीक है, तो दो डायरेक्शंस हो गए, दो डायरेक्शन में दो फोर्सेज हैं। ओके, एक QE और एक mg। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो A इक्वल टू आ जाएगा QE अपॉन द मास। A इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको मैं x लिख लेता हूं, तो AX आ जाएगा QE अपॉन m। ऐसे अभी x डायरेक्शन में हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो x इक्वल टू आएगा 1/2 ax t स्क्वायर। तो यहां से x आ गया हमारे पास 1/2 QE अपॉन m t स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इसी तरह y डायरेक्शन में भी हमें देखना है। y डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा है तो बस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो y का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं, y को डिवाइड करते हैं x से, तो y डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। ओके, जो कैंसिल होता है उसे कट करते हैं। 1/2 टी स्क्वायर से 1/2 टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। y अपॉन x इक्वल्स टू mg अपॉन QE। ओके, x को उधर ट्रांसपोज करते हैं तो y विल बिकम्स y इक्वल्स टू mg अपॉन QE इंटू x। अब हम यहां से देख सकते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आप देख सकते हैं, उसमें एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ये गिवन है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 या बी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या गिवन है। टू चार्ज्ड थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस एंड सिग्मा माइनस, वेयर सिग्मा प्लस इज ग्रेटर देन सिग्मा माइनस, intersects at right angle, which of the following best represent the electric field line for this system। हमें क्या गिवन है, दो चार्ज प्लेट्स हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट्स है, थिन शीट्स हैं और वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली हैं।
एक पर प्लस डेंसिटी है, एक पर माइनस डेंसिटी है। ठीक है, हमें ये देखना है कि इन दोनों प्लेट्स की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना, वो हमें पता लगाना है। या एक कंडीशन और गिवन है, सिग्मा प्लस का मैग्नीट्यूड सिग्मा माइनस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो देखिए सिग्मा प्लस हॉरिजॉन्टल प्लेट है और सिग्मा माइनस वर्टिकल प्लेट का डेंसिटी है। ठीक है, किसी भी चार्ज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेट। ओके, तो सिग्मा प्लस का यदि मैं इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूं तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेट अस सपोज मैं इसको मार्क कर लेता हूं E1। ओके, और ऐसे ही सिग्मा माइनस जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेट के वर्टिकल होगा। इसे लेट अस सपोज मैं E2 मार्क कर लेता हूं, E2। ओके, तो अब यहां पर देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि सिग्मा प्लस ग्रेटर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जो सिग्मा प्लस प्लेट है उसके तरफ बेंड होता हुआ रहेगा, उसकी तरफ इंक्लाइंड होगा। यानी कि जो E1 है ना उसकी तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेंड करेगा, उसकी तरफ टेंड करेगा। तो यहां पर E1 की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होंगी, E1 की तरफ। तो यहां पर हम देखते हैं यदि सबसे बेस्ट अप्रोच जो है, अब देखो क्योंकि E1 की तरफ ज्यादा जा रहा है ना, तो E1 की तरफ ज्यादा है, इसका ये मतलब है यहां पर बेस्ट सुटेड ग्राफ कौन सा होगा। बेस्ट सुटेड ग्राफ देखिएगा, ऑप्शंस है, 1 सेकेंड, ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। देखो फर्स्ट ग्राफ को आप देखेंगे ना, उसमें तो क्या आ रहा है, सर्कुलर ग्राफ है, कर्व्ड है। तो कर्व्ड तो करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं, कर्व्ड करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यहां पर सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे तो सेकेंड ऑप्शन में क्या आ रहा है कि सिग्मा प्लस जो है ना, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं ना, तो सिग्मा प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा मूव कर रहा है, सिग्मा प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जबकि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ज्यादा होगा, सिग्मा माइनस की तरफ, क्योंकि सिग्मा प्लस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो यहां पर हम देखेंगे ना, ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 2 में क्योंकि सिग्मा माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि हमें यहां पर सिग्मा प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो इधर में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा वो देखिए आप। ऑप्शन 3 को देखो, उसमें भी सर्कुलर है, तो सर्कुलर नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ऑप्शन 3 भी रॉन्ग है, ऑप्शन 2 भी रॉन्ग है, ऑप्शन 1 भी रॉन्ग है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या गिवन है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q मास M इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इन x डायरेक्शन where A and E naught are constants. Initially the particle was at rest at x equals to 0 other than the initial position of kinetic energy of the particle becomes 0 when the distance of the particle from the origin is. मतलब क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां पर गिवन है E इक्वल्स टू E नॉट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q है तो फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल्स टू Q इंटू E। ओके, तो यहां से आ जाएगा Q E नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनिशियली द पार्टिकल वॉज एट रेस्ट। ओके, इसको स्किप करते, F से यहां से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या होगा, F इक्वल्स टू होता है m में, तो a आ जाएगा QE अपॉन m। तो यहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा QE नॉट अपॉन m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v इंटू डी बाय डी एक्स। ओके, QE नॉट अपॉन m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करके और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए v का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा v²/2 और dx इधर आएगा और x के रेस्पेक्ट में इस होल का इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा Q∞/m × x माइनस ax³ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और गिवन कंडीशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। ओके, तब हमें पोजीशन पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, इसका क्या मतलब है कि v²/2 0 हो गया, मतलब जो हमने v²/2 आया ना, इसको हमें 0 पुट करना है। तो Q∞/m x माइनस ax³ डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0, ये होल टर्म बिकम्स 0, x भी कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस ax²/3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, ax²/3 इक्वल्स टू 1। ओके, और 3 यहां से 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से x² विल बिकम्स 3, और ये जो x² के साथ a मल्टीप्लाइड है ना, वो भी नीचे जाएगा, तो 3/a, और x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास √3/a। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए a √2/a रॉन्ग, b √1/a नो, c a d √3/a, तो d ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपने समझा होगा इसे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या गिवन है, व्हाट इज सेइंग, चार्जेस Q1 and Q2 are at points A and B of a right angle triangle OAB as seen in the figure. The resultant electric field at point O is perpendicular to the hypotenuse. Then Q1/Q2 is proportional to, मतलब हमको क्या गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप डायग्राम को देख सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके एजेस पर दो चार्जेस प्लेस्ड है, Q1 और Q2। ठीक है, और हमसे ये बोल रहा है कि O पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाइपोटेन्यूस के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हाइपोटेन्यूस के परपेंडिकुलर है, इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो Q1 और Q2 प्रोड्यूस करेंगे वो हाइपोटेन्यूस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा, मतलब कि जितना भी Q1 और Q2 चार्जेज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ना, वो हाइपोटेन्यूस के अलोंग ही प्रोड्यूस करेंगे। तो ये पॉइंट है कि क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका ये मतलब है कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड हाइपोटेन्यूस के अलोंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों चार्जेज के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हमें इस AB लाइन के हाइपोटेन्यूस के अलोंग फाइंड आउट करना है, और फिर हमें इक्वेशन बना के और हमारा डिजायर्ड आंसर पाना है। हमें यह पता लगाना है कि Q1/Q2 इज प्रोपोर्शनल टू, किसके साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन शो करेगा। तो देखिए अब Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं डायग्राम दोबारा से बना देता हूं। देखो Q1 कोई चार्ज है, कोई पोलैरिटी गिवन नहीं, प्लस मान लेते हैं, मान लो E1 वेक्टर इधर है नीचे की तरफ, ये हाइपोटेन्यूस है। देखो एक चीज और है, ये वाला एंगल यदि मान लो अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, इसको मैं अल्फा लिख लेता हूं, ये अल्फा है और ये 90 है, तो ये जो B पॉइंट पर एंगल होगा वो 90 माइनस अल्फा होगा। A पॉइंट पर एंगल अल्फा और O पॉइंट पर 90 डिग्री, तो B पॉइंट पर 90 माइनस अल्फा एंगल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो अब देखिए Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो O के डायरेक्शन में है E1 वेक्टर, और यहां एंगल अल्फा है, तो AB लाइन के अलोंग E1 का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, E1 कोस अल्फा। ओके, AB लाइन के अलोंग E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E1 कोस अल्फा। वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रहा है। चलो देखिए नेक्स्ट B पॉइंट पर भी देख लेते हैं। B पॉइंट पर चार्ज है Q2। ओके, और Q2 का पोलैरिटी भी गिवन नहीं है, प्लस एज्यूम कर लेते हैं, तो वो मान लो इधर है E2 वेक्टर,
ओके, और ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल है 90 माइनस अल्फा। तो यहां पर E2 का इस AB के लॉन्ग कंपोनेंट क्या बनेगा, E2 कोस 90 माइनस अल्फा, E2 कोस 90 माइनस अल्फा। ओके, तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, यहां पर हमें आंसर क्या मिलेगा, E1 कोस अल्फा इक्वल्स टू E2 कोस 90 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा, ठीक है ना, कोस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा। तो E1 कोस अल्फा इक्वल्स टू E2 साइन अल्फा। तो हमें यहां पर इक्वेशन क्या मिला, E2 डिवाइडेड बाय E1 इक्वल्स टू साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस 10 होता है और कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोट अल्फा। तो यहां पर E2 बाई E1 क्या होगा, कोट अल्फा। इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है। अब हमें E1 Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड वो लिखना है और E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करना है। तो Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, K चार्ज, Q2 डिस्टेंस x2 स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय E1 Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड K चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस x1 स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू कोट अल्फा। यदि हम देखते हैं तो कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां पर बेस है x1 और परपेंडिकुलर है x2, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास x1 अपॉन x2, x1 अपॉन x2। अब जो कैंसिल होता है उसे हम कट कर देते हैं, तो देखिए k से k कैंसिल हो गया, ओके, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो Q2 अपॉन x2 स्क्वायर, ओके, Q2 अपॉन x2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इक्वल्स टू x1 बाय x2, ओके। तो x1 से एक x1 और x2 से एक x2 कट जाएगा, तो यहां से Q2 बाई Q1 क्या आया, Q2 बाई Q1 इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो ये ट्रांसपोज होगा तो x2 बाई x1 ऐसा बनेगा, और Q1 बाई Q2 वही पूछा हमसे, तो Q1 बाई Q2 क्या आ जाएगा, Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू x1 अपॉन x2। तो यानी कि Q1 अपॉन Q2 प्रोपोर्शनल टू x1 बाई x2, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ओके। तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिवन है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो हाइपोटेन्यूज के अलोंग कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज के अलोंग कैंसिल होगा, इसका मतलब है कि यहां पर जो दोनों चार्जेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, 5th क्वेश्चन देखते हैं। वन सेकेंड, देखो, कंसीडर द फोर्स F ऑन अ चार्ज Q ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल R कैरिंग चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर F? Q is placed at distance R from the center of the shell। मतलब ये हमें एक सेल गिवन है, ठीक है, और इसका रेडियस है कैपिटल R और इसका चार्ज कैपिटल Q है, और एक स्मॉल q चार्ज प्लेस्ड है डिफरेंट कंडीशन में। लेट अस सपोज आउटसाइड है जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, ओके। हमसे ये पूछा है कि फोर्स के बारे में आप क्या कहते हो, मतलब कि जो स्मॉल q पर जो फोर्स लगेगा ना सेल की वजह से, वो लगेगा k कैपिटल Q अपॉन, अभी यदि ये आउटसाइड है ना तो स्मॉल r स्क्वायर डिस्टेंस होगी। हमें यहाँ पे इनसाइड में सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो सेल के अंदर फोर्स जीरो रहेगा, ठीक है। और सरफेस पर यदि हम फोर्स देखें ना, यदि स्मॉल q सरफेस पर प्लेस्ड है तो सरफेस के लिए फिर फॉर्मूला आएगा k कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब ऑप्शंस को हमें एनालिसिस करना है, तो देखो F इक्वल टू k अपॉन Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर फॉर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। जब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है ना तो इनसाइड की बात हो रही है,
और इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स भी जीरो रहेगा, जबकि ऑप्शन ए कह रहा है कि फोर्स का इतना वैल्यू रहेगा नॉन जीरो, जो कि गलत ऑप्शन है क्योंकि फोर्स वहां पर जीरो होना चाहिए। ऑप्शन बी को हम देखते हैं, उसमें गिवन है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर फॉर एफ जो है ना इससे तो ज्यादा, इससे तो कम और जीरो से ज्यादा फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। फिर से वही बात है कि इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स जीरो रहेगा, जबकि जीरो और कैपिटल आर के बीच में यहां पे फोर्स जीरो नहीं दिखा रहा है, जीरो से ज्यादा और इससे कम, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ओके, जबकि यहां पर जीरो ही आना चाहिए। सी ऑप्शन को देखते हैं, एफ इक्वल टू 1/4πε0 यानी कि के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये बिल्कुल सही बात है कि जब स्मॉल आर यानी कि डिस्टेंस सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा है, उस कंडीशन में फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और वही गिवन है। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। और डी ऑप्शन में क्या गिवन है, एफ इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर फॉर ऑल स्मॉल आर। सभी स्मॉल आर्स के लिए, सभी के सभी स्मॉल आर सेंटर से जो डिस्टेंसेज है उनके लिए एफ का वैल्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर नहीं रहेगा, कहीं पर फोर्स जीरो होगा, कहीं पर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होगा, कहीं पर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होगा। तो सभी आर के लिए के का फोर्स का वैल्यू सेम नहीं होगा यहां पर, तो डी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखो see two infinite planes each with uniform surface charge density plus sigma are kept such a way that the angle between them is 30 डिग्री। ओके, हमें दो प्लेन शीट्स गिवन है और उन प्लेन शीट्स के बीच एंगल कितना है 30 डिग्री। ओके, और उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन शोन बिटवीन देम इज गिवन बाय, मतलब कि हमें जो प्लेट्स गिवन है ना उनके बीच वाला जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो देखिए ये शीट्स गिवन है, ओके, इस पर भी प्लस सिग्मा डेंसिटी है और इस वाले शीट पर भी प्लस सिग्मा डेंसिटी है और इनके बीच एंगल कितना है 30 डिग्री, और इनके बीच वाले रीजन में हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए किसी भी सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सीट होता है, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज। तो देखिए यदि ये वाला सीट को हम देखते हैं, सीट नंबर 1 को हम देखते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यानी कि वाई डायरेक्शन में होगा। मैं इसको E1 ट्रीट कर लेता हूं, तो E1 का डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में होगा, मतलब E1 का जो डायरेक्शन है वो वाई के अलोंग होगा, ठीक है। इसी तरह से हम ये वाला जो इंक्लाइन सीट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, इस सीट के परपेंडिकुलर, तो वो इस डायरेक्शन में होगा E2, ठीक है ना, वो इधर की तरफ होगा E2, ठीक। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि इन दोनों लाइनों के बीच में, दोनों सीट्स के बीच 30 डिग्री है ना, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी कितना एंगल बनेगा, यहां पर भी 30 डिग्री एंगल ही फॉर्म होगा, ये 30 डिग्री एंगल है। कहने का मतलब कि एक सीट है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, वो वाई डायरेक्शन में है, और दूसरी जो सीट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस E1 के साथ तो 30 डिग्री बना रहा है, लेकिन वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल है, E1 के साथ यदि 30 डिग्री है तो नेगेटिव वाई के साथ भी 30 डिग्री है। इसे मैं E2 मार्क कर लेता हूं। अब हमें क्या देखना है कि E1 और E2 के कंपोनेंट किधर होंगे, X में और Y में। तो देखिए E1 कौन से डायरेक्शन में, प्लस E1 का डायरेक्शन क्या है, E1 का डायरेक्शन है प्लस Y डायरेक्शन, तो हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, देखिए E1, तो E1 का डायरेक्शन होगा E1 इक्वल्स टू, तो देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री है,
तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दिया, इसको एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो, टू इनफाइनाइट प्लेन्स each with uniform surface charge density plus sigma are kept in such a way that the angle between them is 30 डिग्री। ओके, दो सीट्स गिवन है, उनके बीच 30 डिग्री एंगल है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन शोन बिटवीन देम इज गिवन बाय, तो हमारे पास ये दो सीट्स हैं और इनके बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो देखो, मैं इन सीट्स को दोबारा से रीड्रॉ करता हूं। देखिए, इस सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द सीट, तो इसको मैं E1 मार्क करता हूं, तो E1 का डायरेक्शन होगा अलोंग y डायरेक्शन। ओके, ठीक है। और जो दूसरी सीट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस दूसरे वाले सीट के परपेंडिकुलर, वो इधर होगा, मान लो E2 वेक्टर। क्योंकि इन सीट्स के बीच एंगल 30 डिग्री है, तो यहां पर ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब हमें यहां पर कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो देखो, E1 जो ना, E1 का तो, क्योंकि E1 तो y डायरेक्शन में है, उधर तो कोई कंपोनेंट नहीं है, तो E1 की जगह तो केवल j कैप लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1। अब E2 के कंपोनेंट्स हमें बनाने हैं। तो देखिए, E2 के लिए ये नेगेटिव y डायरेक्शन हो गया और ये E2 का डायरेक्शन हो गया। तो E2 यहां पर एंगल 30 डिग्री है, तो E2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, E2 cos 30, और एक नेगेटिव x में कंपोनेंट आएगा, तो आएगा E2 sin 30। ओके, तो देखिए यहां पर E2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो, E2 sin 30 का वैल्यू क्या आएगा? E2 sin 30 का वैल्यू है 1/2, ठीक है ना? तो 1/2 और ये नेगेटिव x में है, तो -1/2 i कैप। ओके, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो किधर है? नेगेटिव y डायरेक्शन में है, तो माइनस cos 30 का वैल्यू √3/2 होगा, तो √3/2 j कैप। दिस इज इक्वेशन 2। अब देखो, प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया है? इसके डायरेक्शंस निकाल लिए। अब अपने को क्या करना है? मैग्नीट्यूड भी लिख देते हैं सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर E1 इक्वल्स टू लिखा जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 इक्वल्स टू लिखा जाएगा यहां पर, देखिए, E2 इक्वल्स टू लिखा जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू -i/2 -√3/2 j कैप। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिएगा, ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं। σ/एप्सिलॉन नॉट 1 + √3/2 y कैप प्लस x कैप अपॉन 2। देखो, इधर में x और y कैप के फॉर्म में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। i कैप और j कैप के फॉर्म में मैंने लिखा है, एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखेंगे तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो कितना आएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो देखिए, E वेक्टर इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा। देखो, x डायरेक्शन में लिखते हैं, E1 का वैल्यू लिखें तो वो कितना है? E1 का वैल्यू केवल y डायरेक्शन में है, तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट j कैप प्लस E2 का वैल्यू क्या है? σ/2 एप्सिलॉन नॉट -i/2 -√3/2 j कैप। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो E वेक्टर विल बिकम्स σ/2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा क्या? देखिए, यहां पर 1 -√3/2 इंटू j कैप एंड -i/2।
ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि x और y के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ई वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस √3/2 y कैप और माइनस x कैप बाय 2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस √3/2 y कैप माइनस x कैप बाई 2, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये था 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए एक सेकेंड, देखिए क्या गिवन है। इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसेस लॉ द फॉर्मूला E vector mod equals to Q enclosed divided by epsilon naught mod of A vector. Okay, applicable. In the formula epsilon naught is permittivity of free space, A is the area, Gaussian surface and Q enclosed is the charge enclosed by the Gaussian surface. This equation can be used in which of the following situation? ये इक्वेशन किस सिचुएशन में प्रॉपरली एडजस्ट होती है, कहां वर्क करती है? तो देखिए हम जब भी गॉसेस लॉ लिखते हैं तो फाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। फाई का वैल्यू क्या होता है? ओके, गॉसियन सरफेस के लिए फाई का वैल्यू हो जाएगा ई वेक्टर मोड इनटू ए वेक्टर मोड कोस थीटा। अब आप इक्वेशन को यदि देखते हैं तो उसमें केवल ई वेक्टर मोड ए वेक्टर मोड है बस, यानी कोस थीटा नहीं है। कोस थीटा नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं कि जीरो ही है, कोस थीटा का टर्म्स यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर, यानी कि कोस थीटा का वैल्यू 1 है, यानी थीटा यहाँ पर क्या है 90 है। थीटा 90 है तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, इसका ये मतलब है कि सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हमें अब देखना है कौन सा करेक्ट होगा। फॉर एनी ये वाला इक्वेशन किसके लिए काम करेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए काम करेगा। फॉर एनी चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस, नो, ओनली व्हेन द गॉसियन सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, देखते हैं। ओनली व्हेन द गॉसियन सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ई वेक्टर इज कांस्टेंट ऑन द सरफेस। ओके, ओनली व्हेन ई वेक्टर कांस्टेंट ऑन द सरफेस। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस हो। तो यहां पर जो गॉसियन सरफेस है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सी होगा। ओनली व्हेन द गॉसियन सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड ई इज कांस्टेंट ऑन द सरफेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। 3 चार्जेस पार्टिकल्स A, B and C with -4q + 2q - 2q are present on the circumference of a circle of radius small d. The charged particle A, C and the charged particles A, C and center O of the circle forms an equilateral triangle is as shown in the figure. Electric field at O along x direction is, मतलब हमें डायग्राम गिवन है और वहां पर चार्जेस प्लेस्ड है और हमें यह पता लगाना है कि यहां पर जो x डायरेक्शन है ना उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो किस तरह से इसको सॉल्व करना है देखिएगा। मैं डायग्राम रीड्रॉ कर लेता हूं। ये मान लो सर्कल है और ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन। ठीक है, यहां पर B पॉइंट पर चार्ज है 2q और C पॉइंट पर चार्ज है -2q। ओके, ऐसे ही A पॉइंट पर चार्ज है -4q और ये डिस्टेंस कितना है 30 डिग्री और ये डिस्टेंस भी 30 डिग्री है और इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं सेंटर O और ये पॉइंट A और C, ऐसा गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहां पर
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं और उसके एक्स कंपोनेंट हम देख लेंगे। तो देखो बी और सी एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं, तो बी का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा इस चार्ज से, तो वो इधर की तरफ होगा ई बी वैक्टर। ठीक है, ऐसे ही ये जो सी पॉइंट पर चार्ज है ये नेगेटिव है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ रहेगा, वो हो जाएगा ई सी वैक्टर। क्लियर है? और तो ई बी और ई सी तो सेम डायरेक्शन में है, तो ई बी और ई सी सेम डायरेक्शन में है तो वो सम हो जाएगा। मैं उसको ई बी सी लिख लेता हूं, विच इज इक्वल टू ई बी प्लस ई सी। और डिस्टेंस और चार्ज सेम है तो ये आ जाएगा 2q k 2q अपॉन डिस्टेंस, तो k 2q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, और 2 टाइम्स है तो ये आ जाएगा प्लस k 2q डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, तो ये बनेगा 4kq अपॉन डी स्क्वायर। दिस इज ई बी सी। ओके, दिस इज इक्वेशन 1। तो यानी बी और सी पर जो चार्ज है ना उनका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, किधर है वो बी सी ओ से यानी कि बी से सी की डायरेक्शन में है, तो ई बी सी का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, ऐसे ही हम इस ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखा देते हैं, उसे मैं ई ए लिख लेता हूं। और ई ए जो ना उसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा के चार्ज 4q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखेंगे हमें x कंपोनेंट ही पता लगाना है, तो ई ए का x कंपोनेंट आएगा ई ए कोस 30 और ई बी सी का भी कंपोनेंट ई बी सी कोस 30 आएगा। कोस 30 का वैल्यू √3/2 आएगा, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो आएगा ई ए प्लस ई बी सी इंटू कॉस 30, और कोस 30 √3/2 होता है, ये सम हो जाएगा ना, तो 8kq अपॉन डी स्क्वायर इंटू √3/2। 2 से 8 को कट करेंगे तो यह आ जाएगा, k का वैल्यू भी पुट कर लेते हैं 1/4πε0 और इंटू 4q √3 अपॉन डी स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो आएगा q √3 अपॉन πε0 इंटू डी स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, √3q अपॉन πε0 डी स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या गिवन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड if there is no other forces on the particle, the dependence of its speed v naught on the distance x traveled by it is correctly given by। ग्राफ गिवन है और हमसे ये पूछा है कौन सा ग्राफ यहाँ पे सही है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, हमें यहाँ इक्वेशन बनाना होगा स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए। तो देखो थर्ड इक्वेशन लगाते, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मान लो। ओके, मान लो क्या गिवन ही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, डिस्टेंस है x। एक्सेलरेशन यहां पर क्या आ जाएगा, QE अपॉन m, 2QE अपॉन m x। तो यहां से दिख रहा है v प्रोपोर्शनल टू x, तो ये जो ग्राफ है करेक्ट पैराबोला होगा और पैराबोला भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं 10th। देखिए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p वेक्टर इज दिस इज एट द ओरिजिन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल एट r इक्वल टू दिस वेयर r वेक्टर डॉट p वेक्टर इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू। हमसे कुछ कंडीशंस गिवन है, डायपोल गिवन है, डायपोल का मोमेंट गिवन है। ठीक है, और हमें एक डिस्टेंस पर हमसे क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग होगा, जबकि पोजीशन वेक्टर और p गिवन है। तो देखो क्या कंडीशन गिवन है, r वेक्टर डॉट p वेक्टर 0, r वेक्टर डॉट p वेक्टर 0 है, इसका मतलब है r वेक्टर पोजीशन वेक्टर और डायपोल मोमेंट वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो डायपोल मोमेंट किधर होता है, डायपोल मोमेंट होता है अलोंग द डायपोल,
ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आर वेक्टर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि आर जो पॉइंट है ना जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है वो पॉइंट किधर है, वो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्विटोरियल लाइन पर प्लेस्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ना हमें इक्विटोरियल लाइन पर बताना है, और इक्विटोरियल लाइन पर पोटेंशियल जो है इक्विपोटेंशियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो P के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहां पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मतलब वैल्यू कितना गिवन है, -i कैप -3j कैप +2k कैप है। तो इक्विटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट ऑपोजिट होगा। तो यही पूछा है कि किसके अलोंग होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव P वेक्टर। नेगेटिव P वेक्टर मतलब ये हो जाएगा i कैप +3j कैप -2k कैप, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, i कैप +3j कैप, i कैप +3j कैप -2k कैप, सी ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा 11th। Consider a sphere of radius capital R which carries a uniform charge density rho. If S sphere of radius capital R by 2 is curved out from it as shown, the ratio of EA divided by EB of electric field EA and EB respectively at point A and B due to the remaining portion। मतलब कि हमें यहां पर एक स्फीयर गिवन है और उस मैं दिखाता हूं डायग्राम। देखो ये हमें एक स्फीयर गिवन है, ठीक है, और इस स्फीयर में एक कैविटी बनाई गई है। इस कैविटी का रेडियस क्या है, r/2 है, ठीक। और इस कैविटी के ये जो ना ये स्पेस कैविटी है और रिमेनिंग पोर्शन चार्ज्ड है, रिमेनिंग पोर्शन चार्ज्ड है। तो हमसे ये पूछा है इस रिमेनिंग पोर्शन की वजह से ए पॉइंट और बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ना उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के मैग्नीट्यूड्स का रेशियो क्या होगा, ये हमसे पूछा है। EA/EB हमसे पूछा है। तो पहले हमें EA निकालना पड़ेगा, फिर EB निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उसका रेशियो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड EA और EB जो है ना वो कंप्लीट स्फीयर की वजह से नहीं है, बल्कि क्या है, रिमेनिंग पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। तो हमें A और B पॉइंट पर रिमेनिंग पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा। तो इसके लिए क्या टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहां भी कैविटी जो हमने बना रखी है वह कैविटी नहीं है, वो फील्ड है, लेट अस सपोज, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, तो उसे कैसे लिखेंगे, ई टोटल एट ए मतलब कंप्लीट स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई कैविटी एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी एट ए, ठीक है ना। तो यदि टोटल में से कैविटी के इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर लेते हैं तो हमें रिमेनिंग पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ए पॉइंट पर। अब देखो ई टोटल क्या है, मतलब कंप्लीट स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि ए पॉइंट को हम देखते हैं ना तो ए पॉइंट सेंटर पर है इस स्फीयर के, और किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर होता है ना, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर ई टोटल तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए पॉइंट पर 0 माइनस। अब हम देखते हैं कि कैविटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो कैविटी के सेंटर पर है ये वाला ए पॉइंट है ना, तो कैविटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे तो के चार्ज ऑफ द कैविटी, चार्ज ऑफ द कैविटी गिवन नहीं है, हम चार्ज को कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम। तो डेंसिटी इसका रो गिवन है और इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई रेडियस ऑफ द कैविटी विच इज r/2 और उसका क्यूब, तो r³/8। 4 से इसको कट करेंगे 8 को तो 2 आएगा, 2 3 जा 6। तो यहां पर EA रिमेनिंग आ जाएगा, मैं इसको EA लिख लेने वाला हूं। EA आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव रो के पाई r³ डिवाइडेड बाय 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये तो चार्ज था और डिवाइडेड बाय r² करेंगे ना तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, r³ से r² को कट करेंगे तो ये का एग्जैक्ट वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है। तो देखिएगा r³ से r² को कट करेंगे तो ऊपर r बच जाएगा हमारे पास,
तो देखिए रो के पाई आर बाई 6, ये तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ऐसे हमें बी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए ई बी रिमेनिंग इक्वल्स टू ई टोटल एट बी माइनस ई कैविटी एट बी। ओके, तो देखो अब की बार क्योंकि बी पॉइंट इस स्फीयर के सरफेस पर है, तो सरफेस वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे के चार्ज ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय द रेडियस। ओके, तो यहां पर आ जाएगा के, चार्ज को उसी ढंग से लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब कंप्लीट स्फीयर का लिख रहे हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द कंप्लीट स्फीयर विच इज आर, तो आर स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर क्यूब से आर स्क्वायर को कट करेंगे, एक आर ऊपर बचेगा माइनस। ऐसे ही ई कैविटी के लिए भी लिखेंगे, लेकिन अब की बार आप देखेंगे जो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट कैविटी के सेंटर से 3r/2 डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। बी पॉइंट कैविटी के सेंटर से 3r/2 डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, तो हम क्या लिखेंगे के चार्ज उसी ढंग से रो पाई/3 4, और अब की बार r कितना है, r तो r/2 है, उसका क्यूब करेंगे तो ये बनेगा क्या r³/8। लेकिन डिस्टेंस क्या लिखनी है, डिस्टेंस लिखनी है 3r/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 9r²/4। ठीक है, इस कंप्लीट को सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिएगा देखिए ई बी रिमेनिंग हम सॉल्व कर रहे हैं, मैं उसको ई बी लिख रहा हूं फिलहाल। ई बी इक्वल्स टू, तो देखिए ये आ जाएगा 4 पाई रो के इंटू आर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, माइनस उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो 4 से 8 को कट करेंगे 2, ये बनेगा 6, 6 9 जा 54 और 4 ऊपर जाएगा तो 4 के पाई रो आर स्क्वायर से आर क्यूब को कट करेंगे आर डिवाइडेड बाय 9 6 जा 54, इसको भी कट कर लेते हैं तो ई बी इक्वल टू आ जाएगा क्या 4 पाई रो के आर डिवाइडेड बाय 3 माइनस के पाई रो आर। ठीक है, देखिए ये कितना आ जाएगा, देखो 2 से कट करते हैं तो 2 ऊपर और ये आ जाएगा नीचे 27। अब एलसीएम लेंगे तो ई बी इक्वल टू आएगा 27 और ये बनेगा 9 4 जा 36 पाई रो के आर माइनस 2 के पाई रो आर। तो यहां से ई बी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 34 पाई रो के आर डिवाइडेड बाय 27। अब हमें रेशियो लेना है और इसे सॉल्व करना है, तो जब हम ए अपॉन ई बी करेंगे ना, ए अपॉन ई बी करते हैं तो देखिए पाई रो के आर ये कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें मिलेगा 9 डिवाइडेड बाय 17। ओके, अब देखेंगे हम ऑप्शन में 9/17 किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, 21/34, 17/54, 18/54, 18/34। तो अब आप देखेंगे डी ऑप्शन को, वैसे तो हमारा आंसर 9/17 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन को आप देखेंगे ना तो इसमें 18/34 है, यानी कि मल्टीप्लाइड विद 2, ये हमारे पास आंसर है, तो 18/34, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया और हम लोग सोचते रह जाएंगे कि हमारा आंसर कहां पर है, जबकि एक्चुअल में हमें ऑप्शंस को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या गिवन है, द बोब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम एंड अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम. It is at rest in a uniform horizontal electric field of intensity 2000 volt per meter. At equilibrium, the angle that the pendulum makes with the vertical is. मतलब कि हमें हॉरिजॉन्टल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई वेक्टर, ठीक है, और इसके अंदर एक
सिंपल पेंडुलम के बोब को लटकाया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा QE, और ये सिंपल पेंडुलम का बोब यहाँ से थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा लेट अस सपोज थीटा एंगल पर। इस थीटा एंगल की कंडीशन में बोब पर जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनको हम दिखाएंगे और फिर उनको बैलेंस करेंगे, बिकॉज इक्विलिब्रियम में बोल रहे हैं ना, तो इनको बैलेंस करेंगे और इक्वेशन से हमें आंसर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग रहेगा T, ओके, वेट रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और QE वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही। तो यहां पर टोटल फोर्सेज हम देखें ना, टेंशन T, यदि यहां पर थीटा एंगल है तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, तो T के कंपोनेंट्स भी हम यहीं पर ही बना लेते हैं। T का ये कंपोनेंट हो जाएगा T कोस थीटा, ठीक है, और इधर T साइन थीटा, ठीक है। तो T कोस थीटा वेट को बैलेंस करेगा और T साइन थीटा QE को बैलेंस करेगा। बैलेंस कर रहा है तो मतलब इन दोनों फोर्सेज को इक्वेट करना है हमें। इक्वेट करेंगे हमें एक इक्वेशन मिलेगा, देखिए T कोस थीटा इक्वल्स टू mg, वेयर एज T साइन थीटा इक्वल्स टू QE। हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल्स टू QE अपॉन mg, ठीक है। अब Q, E, M और G इन सब के वैल्यू पुट करने हैं और हमें आंसर देखना है। तो देखिए Q का वैल्यू कितना गिवन है 5 माइक्रो कूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है 2000, ओके, डिवाइडेड बाय मास विच इज 2 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, ओके, और G विच इज 10 गिवन है कि G का वैल्यू 10 लेना है। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं, 10⁻⁶, 10⁻3, तो ऊपर बचेगा 10⁻3, ओके, और 10⁻3 और ये पॉजिटिव 10 है तो ये भी कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 और ये 10 नीचे जो है ये भी कट गया। तो यहां से हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू आ गया क्या 1/2, और 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, तो थीटा विल बी द आंसर, थीटा इज द आंसर एंड विच इज tan इनवर्स 1/2 या फिर 0.5। तो थीटा इज द आंसर विच इज tan इनवर्स 0.5, tan इनवर्स 0.5, A 0.2, B tan इनवर्स 0.5। तो B ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन सारे के सारे क्लियर हुए होंगे, ओके। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक। थैंक यू।